हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ मज़ा आ रहा होगा हिस्ट्री पढ़ने में। आज से मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हमारा पहला लेक्चर होगा और उस लेक्चर से पहले मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा कि मेडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके अंदर आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हमारे रहेंगे या कौन कौन से समय के दौरान घटित होने वाली घटनाएं जो हमारी हैं वो आज की कक्षा के अंदर रहेंगी। तो वो सारे इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले करेंगे। उससे पहले एक सरफेस, एक बेसिक मैं आपको बता देता हूं बच्चों, हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास का, मेडाइवल हिस्ट्री का। वो क्या है कि देखिए, आप जानते हो कि प्राचीन भारत यानी एंशियंट हिस्ट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक बीच में हमारा जो पोर्शन है ना मेडाइवल हिस्ट्री का, वो बाकी रहता है। अब मेडाइवल हिस्ट्री जो एंशियंट और मॉडर्न जो था, उन दोनों से कैसे अलग है। तो देखिए, एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, उन दोनों के अंदर हमने उन घटनाओं को पढ़ा था जो घटनाएं हमारे भारत के अंदर वाले क्षेत्र में घटित हुई थी। बहुत ही कम घटनाएं थी जो आपकी विदेशों से संबंधित थी। ठीक है, मॉडर्न के अंदर कुछ घटनाएं थी जो आज़ादी की लड़ाई में हुई थी और एंशियंट हिस्ट्री के अंदर भी सिर्फ दो ही विदेशी आक्रमण हुए थे, उनको जस्ट हमने पढ़ा था। यानी कि एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री जो थी वो उसके अंदर मोस्टली घटनाएं 99% जो आपके फिनोमिनन थे वो सारे के सारे भारत की भूमि पर ही घटित हुए थे। ठीक है, यानी बाहर का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखें कि मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, इसके अंदर एक अहम रोल होगा भारत से बाहर की पृष्ठभूमि का। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर भारत के अलावा भारत के जो पड़ोसी देश हैं या भारत से कुछ दूरी पर भी जो कंट्रीज हैं, उनके अंदर कौन से साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, कौन से साम्राज्य का पतन हो रहा था, उन सब का इम्पैक्ट जो है वो भारत के ऊपर पड़ा और उसी इम्पैक्ट ने क्या किया, भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उसका निर्माण किया। तो यानी भारत का जो मेडाइवल हिस्ट्री जो है इंडिया की, वो कहाँ से उत्पन्न हुई, कहाँ से बनी है। वो बनी है कि भारत के अलावा जो एशिया के या कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके अंदर जो घटनाएं घटित हुई उनके द्वारा। ठीक है, तो उनका ही इम्पैक्ट पड़ा भारत के ऊपर और उन्हीं के द्वारा आक्रमण हुए, घुसपैठ हुई, लड़ाइयाँ हुई, लूटमार हुई, साम्राज्य विकसित हुए, वो सारे के सारे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारत का जो मेडाइवल हिस्ट्री को शुरू करने से पहले आपको एक बार क्या करना है, आपको एक बार वर्ल्ड मैप जो है ना, वर्ल्ड का जो मैप है उसको आपने एक बार देखना है। ठीक है, वर्ल्ड मैप को एक बार अपने जो विश्व का मानचित्र उसको एक बार देखना है कि भारत के आसपास जो कंट्री है उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पे है। अब उन कंट्रीज के अंदर कुछ सिटी हैं जिनका बार बार प्रयोग होगा, वो मैं आपको बता दूंगा कक्षा के दौरान। बट एक बार कुछ कंट्रीज हैं, जैसे आपको दिख भी रहा होगा मैप साइड में, कंट्रीज कौन कौन सी आपको लोकेशन पता लगानी, वैसे मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, भारत के पास पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, उसके बाद इराक, सीरिया। ठीक है, नीचे आओगे तो फिर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, यमन, ओमान, और इसके जस्ट बाद हमारे इस साइड आ जाता है नीचे की साइड में अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। उसके अंदर जो उत्तर साइड में जितने कुछ देश हैं उन देशों के बारे में। तो ये देश जो मैंने आपको नाम लिया है, इन कंट्रीज के एक बार आप है ना मैप के अंदर पोजीशन देखिएगा, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन्हीं घटनाओं के कारण भारत के अंदर इतिहास का यानी घटनाओं का जो वर्णन हम करेंगे आज। चलिए, ये तो मैंने एक बेसिक सरफेस बताया कि मध्यकालीन भारत का इतिहास जो है वो किन किन घटनाओं के कारण बना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं तो आज की कक्षा की हमारी और मेडाइवल हिस्ट्री की। मेडाइवल हिस्ट्री या जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन भारत का इतिहास। कक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आज की जो हमारी कक्षा है उसका सबसे मेन मोटो, मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा आज की कक्षा का। कक्षा शुरू करने से पहले हमारा मोटो ये रहेगा कि मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर आपको पढ़ना क्या है, एग्जैक्टली आपका सिलेबस क्या है। वैसे तो पूरा वर्ल्ड का मानचित्र मैप बहुत बड़ा है, लेकिन आपका सिलेबस क्या है। तो जैसा कि मैंने वैसे कंट्रीज के नाम तो बता दिए कि आपको पूरा वर्ल्ड का मैप नहीं देखना, आपको उस वर्ल्ड के मैप के अंदर जो 10-12 कंट्रीज के मैंने नाम बताए हैं उनकी जस्ट पोजीशन देखिएगा कि भारत के कितने करीब हैं, कितने दूर हैं, कौन सा भारत के जल के साथ जुड़ा हुआ भारत से, कौन सा भारत से थल के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो आपको देखने हैं वहां से, ताकि उसके बाद में आपको कक्षा और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। वैसे तो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा कि किसकी पोजीशन कहाँ पे है, बट मैप एक बार आप देख लेंगे और अच्छी समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो वो सब अलग चीज़ें हैं, वो एक
बेस है। अभी हम देखते हैं कि मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत के इतिहास जो हमारा है उसका सिलेबस क्या है, जो हमें हमारे कंपटीशन के एग्जाम, जो भी एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम जितने भी होते हैं, उन सब के लिए हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए हम मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत को 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत को। अब ये 3 भाग कौन कौन से रहेंगे, देखिए वैसे मैं आपको टाइम अगर बताऊं ना मेडाइवल हिस्ट्री का, तो टाइम रहा था 711 या 712, 711-12 से लेकर के, और ये रहा था 1707, अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स, 1000 साल के दौरान, 1000 सालों के दौरान जो घटनाएं घटित हुई हैं उसी को हमने किसके अंदर शामिल किया है, उसी को शामिल किया है मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर, मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर। अब देख लेते हैं एक बार, जो इन 1000 सालों के दौरान जो घटनाएं घटित हुई थी, यानी हमने उन 1000 सालों को किस प्रकार से अध्ययन के लिए अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, अलग अलग टॉपिक्स के अंदर बांटा है। देखिए मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत जो 711 से 712 के अंदर हुई थी, वो कैसे हुई थी, इस समय पे एक हुआ था मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, और 1707 में हुई थी औरंगजेब की मृत्यु। तो मुस्लिम आक्रमण से लेकर के औरंगजेब की मृत्यु तक का समय है। तो हमने सबसे फर्स्ट जो टॉपिक जिसके अंदर डिवाइड किया मेडाइवल हिस्ट्री को, वो था मुस्लिम इन्वेडर्स, यानी मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी, ये फर्स्ट टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर। जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, भारत के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया था, उनको पढ़ा जाएगा। और इस मुस्लिम आक्रमण जो है ये कब से कब तक की घटनाओं को हमें पढ़ना है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अपनी स्टार्टिंग से लेकर 711 से 712 ईस्वी से ले करके, और कहाँ तक पढ़ेंगे, 1206 ईस्वी। ठीक है, 1206 ईस्वी तक, 711 से 12 ईस्वी से 1206 ईस्वी, इस टाइम से इस टाइम तक की जो घटनाएं हैं उन सब के अंदर क्या हुआ था, भारत के ऊपर हुए थे मुस्लिम आक्रमण। यानी मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म जो सबसे पहले भारत के अंदर आया था वो यही समय था, यहाँ समय से आया था। ठीक है, मुख्य रूप से जो आक्रमण के द्वारा, और यहाँ तक आपका ये आक्रमण होते रहे थे। इस्लाम धर्म तो आज भी है, वो चलता आ रहा है। ठीक है, बट मुख्य रूप से जो इस्लाम आक्रमण हुए थे ना, वो इस समय पे हुए थे, वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दूसरा भाग जो हमारा मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर जिसको हम पढ़ेंगे, वो था दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को हम पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आपके कुछ वंश आए थे, जिसके अंदर सबसे पहला गुलाम वंश था। ठीक है, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। ये 5 मुख्य वंश आए दिल्ली के ऊपर। इन 5 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इनका वंश कब से कब तक रहा था, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी, ये वो समय था जब दिल्ली सल्तनत, दिल्ली के थ्रू वहाँ पे राज हुआ भारत के ऊपर। और थर्ड वन, उसके बाद आए भारत के अंदर मुगल्स। ठीक है, तो मुगल्स डिनेस्टी, मुगल वंश। और मुगल वंश जो चला वो मुख्य रूप से चला था 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। आगे भी चला था, बट आगे तो फिर कमज़ोर हो गया था। मुख्य रूप से ये माना जाता है 1526 से 1707। ठीक है, वैसे तो 1862 तक चला था, बट मुख्य रूप से ये आपका चला था। तो इसी के साथ हमारा मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 चीज़ों का अध्ययन हमें करना है मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर। सबसे पहले मुस्लिम इन्वेडर्स का अध्ययन करना है, जिसके अंदर हम 711 से 1206 ईस्वी तक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, और उसके अंदर 1206 से 1526 तक पढ़ेंगे। और लास्ट वन मुगल्स एम्पायर के बारे में, डिनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, जो 1526 से 1707 तक का अध्ययन किया जाएगा जिसके अंदर। ठीक है, ये सारा हमारा सिलेबस है मेडाइवल हिस्ट्री का, मध्यकालीन भारत का। तो आइए, आज का हमारा जो विषय है वो है मुस्लिम इन्वेडर्स, मुस्लिम आक्रमण जो हुए थे, इसको अब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सरफेस सिलेबस आपको पता लग गया बच्चों। आइए अब शुरू करते हैं। इसको इरेज कर देता हूं पहले मैं। फर्स्ट टॉपिक जिसको हम बोलेंगे मुस्लिम इन्वेडर्स। ठीक है, यानी मुस्लिम आक्रमणकारी, मुस्लिम
आक्रमणकारी, इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला हमारा विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा मुस्लिम इन्वेडर्स या मुस्लिम आक्रमणकारी। देखिए, 3 मुस्लिम आक्रमणकारियों के बारे में हमें अध्ययन करना है। फर्स्ट वन जो थे अरब साम्राज्य से संबंधित थे। सेकंड वन जो थे वो थे हमारे पास तुर्क, और थर्ड वन जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो भी तुर्क ही थे। ठीक है, थे तीनों के तीनों इस्लाम धर्म के अनुयायी, तीनों के तीनों मुस्लिम थे और एक अरब, दूसरे तुर्क थे। ठीक है, ये बाकी वाले जो तुर्क थे जिन्होंने शासन किया, आक्रमण किया, जो इस्लाम धर्म को मानते थे, ये भी इन्हीं के अंडर में रहे थे। ठीक है, चलिए तो ये अलग अलग हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था, मुस्लिम आक्रमण भारत के ऊपर, वो हुआ था अरब की तरफ से, और इनको हम बोलते हैं अरब इन्वेडर्स, अरब आक्रमणकारी। ठीक है, तो आइए पहले इसके इतिहास को जानते हैं। ठीक है, कि कब हुआ था ये सारा सिस्टम हमारे पास में। देखो भाई, अरब आक्रमण जब हुए, लगभग ये बात है हमारे पास 636 ईस्वी के आसपास में क्या हुआ कि जो पश्चिम एशिया का क्षेत्र है, पश्चिम एशिया के अंदर, जिसके अंदर ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आता है, ये जो क्षेत्र है पश्चिम एशिया का, इस क्षेत्र के अंदर पहले क्या था, फारस साम्राज्य था। फारस साम्राज्य का मतलब है जो पर्सिया, जिसको हम बोलते थे या ईरान बोलते थे, तो ईरानियों का शासन था यहाँ पे। फारस साम्राज्य उसको कहा जाता था, पर्शियन डिनेस्टी कहा जाता था। लेकिन 636 ईस्वी के अंदर क्या हो गया, इस डिनेस्टी का हो गया अंत, और इस जो फारस साम्राज्य था, पर्शियन साम्राज्य था, इसका हो गया अंत। इसके अंत होने के बाद फारस की जगह पे जल्दी ही किन्होंने अपना शासन कायम कर लिया, अरबों ने अपना शासन कायम कर लिया। यानी अरबों ने आकर के फारसियों को समाप्त किया और अपना शासन शुरू किया। ये अरब साम्राज्य कहाँ से शुरू हुआ था? ये अरब साम्राज्य जो शुरू हुआ था, ये आपका हुआ था जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो उत्तरी भाग है, वहाँ पे जो देश है आपके उत्तरी भाग के ऊपर, और सऊदी अरब है जो अपने मध्य भाग में, जो सऊदी अरब, यमन, ओमान। ठीक है, ऐसे चलते चलते ऊपर की तरफ और भारत तक ये पहुँच गया। ठीक है, तो वो था अरब साम्राज्य। तो इसने कब स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ 636 ईस्वी में। अभी तक ध्यान रखें ये भारत के अंदर नहीं पहुंचा है, अभी जस्ट ही भारत से बाहर ही है। अभी ये सिर्फ कहाँ पे स्थापित हुआ है? ये स्थापित हुआ पश्चिमी एशिया देश के अंदर, जहाँ पे ईरान के आसपास का क्षेत्र आपका होता है। ठीक है, चलिए, तो इनका स्थापित हुआ जिस समय पे यहाँ पे अरब साम्राज्य स्थापित हुआ, तो भारत की अगर बात की जाए ना, तो भारत के अंदर क्या चल रहा था? भारत का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा है? जो आधुनिक पाकिस्तान के अंदर आता है, और वहाँ पे एक जगह पड़ती है सिंध नाम की। सिंध एक जगह पड़ती है जो कहाँ पे है? गुजरात के जस्ट पास में। गुजरात के पास वाला जो भाग है ना पाकिस्तान का, वहाँ पे पड़ती है सिंध नाम की जगह। और सिंध के जस्ट थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम, राजस्थान के पीछे वाली साइड में जो पाकिस्तान लगता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी एक जगह है मुल्तान। ठीक है, मुल्तान नाम की जगह है। तो सिंध और मुल्तान, इन दोनों जगह पर, सिंध और मुल्तान दोनों जगह पर भारत के अंदर क्या था उस समय पे एक चाच नाम के ब्राह्मण का शासन था। एक चाच नाम के ब्राह्मण का शासन था, और इन्होंने, ऐसा कहा जाता, कन्नौज से हजारों की संख्या में ब्राह्मण बुलाए थे, और उन ब्राह्मणों को इसने अपने साम्राज्य के अंदर अलग अलग पदों पर भी रखा था, और राजकाज संभालते थे उन्हीं के साथ ही। ठीक है, अब सिंध जो था ना, अपने व्यापार और कृषि यहाँ पे उन्नत थी, तो व्यापार और कृषि के कारण सोने से लदा हुआ था, काफ़ी सोना था काफ़ी मात्रा में। तो अरब क्या थे? अरब आकर्षित हुए किसकी तरफ? सिंध की तरफ, जहाँ पे चाच नाम के शासक का शासन था। अब ये, लेकिन इनके पास बहाना नहीं था इसके ऊपर आक्रमण करने का। इन्होंने क्या किया, अब अरब कुछ व्यापारी यहाँ सिंध के साथ व्यापार करते थे, तो उन व्यापारियों को लूट लिया गया सिंध के अंदर एक बार कुछ लुटेरों के द्वारा। अब अरब के जो शासक थे उन्होंने कहा कि इसका जुर्माना सिंध के शासक भरेंगे, क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र था और उनका कर्तव्य बनता था कि व्यापारियों के साथ लूटमार ना हो। इन्होंने मना कर दिया, और जिस समय पे ये अरबों ने ऐसा हुआ, उस समय पे यहाँ पे राजा था दाहर, चाच का बेटा था दाहर, चाच के बेटे थे दाहर, ये शासन कर रहे थे उस समय पे सिंध के अंदर।
तो दाहर ने मना कर दिया जुर्माना देने से अरबों को, इसलिए अरबों ने क्या किया, दाहर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और अरबों ने दाहर पर आक्रमण किया, कई हमले किए, सब नाकाम रहे। अंततः एक हमला, एक युद्ध इस प्रकार का हुआ जिसमें अरबों को क्या मिली, अरबों को मिली सफलता। अब वो जो सफलता मिली वही पहला सफल मुस्लिम आक्रमण था भारत के अंदर, जिसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मैं रेज कर देता हूं। तो पहला आक्रमण किया गया सिंध के ऊपर और सिंध के राजा दाहर के ऊपर। वो किसने किया और सफल भी जो हुए वो थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ये थे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब इन्होंने आक्रमण किया, 711 ईस्वी से 712 ईस्वी, ये टाइम था जब इन्होंने आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, यानी भारत के अंदर सिंध पर आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक कौन था, दाहर था। ठीक है, या आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो हमला किया था उसका उद्देश्य क्या था, उसका एम क्या था। तो उसका एम क्या था, जो दाहर शासक थे उसको सजा देना, क्योंकि लूट मार के लिए जो उन्होंने हरजाना भरने से मना किया था उसके लिए उसको सजा देना, ये इनका पहला उद्देश्य था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम उस समय जब इन्होंने आक्रमण किया तो ये उस समय शासक नहीं थे अरब के, ये अरब के जो शासक थे उनके सेनापति थे। ठीक है, और इस समय पे अरब के जो शासक कौन थे, वो थे अल हजाज। अल हजाज नाम के शासक थे, अरब शासक जिनका पश्चिम एशिया के देशों के ऊपर कंट्रोल था, शासन था। और अल हजाज के सेनापति थे कौन, मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने इनके कहने पर आक्रमण किया भारत के अंदर, सिंध पर सबसे पहले आक्रमण किया था। चलिए, तो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया सिंध पर और सिंध के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, अपना शासन शुरू कर दिया। और जो शासन इन्होंने शुरू किया था सिंध के ऊपर इस 711 वाले हमले से, तो अरबों ने 711 से लेकर के कब तक शासन किया, फिर इन्होंने 12वीं सदी, ठीक है, 12वीं सदी तक शासन किया सिंध के ऊपर। तो 7वीं से लेकर के 12वीं सदी तक जो आपका शासन था सिंध पर वो किसका रहा था, अरबों का रहा था। ठीक है, अब मोहम्मद बिन कासिम के बाद में इन्हीं से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जैसा कि आपने देखा कि इस्लाम धर्म पहली बार भारत के अंदर आ चुका है, यानी इस्लाम पहली बार भारत के अंदर इसी समय पे आया था। अब अरबों ने इतने लंबे समय तक सिंध पर कब्जा रखा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, अरबों ने क्या किया था, इस्लाम धर्म को मानते थे। शुरुआत में उन्होंने जोर जबरदस्ती किया भी कुछ समय के लिए, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने क्या था कि जो गैर मुस्लिम थे, गैर मुस्लिम जो लोग होते थे ना, उनको ये कहते थे जिम्मी। जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी का मतलब है कि वो जनता जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करती है और जजिया एक टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम पर लगाया जाता था, उसको देने के लिए सहमत है, उसको जिम्मी कहा जाता था। सो इनके टाइम पे जिम्मी कहा जाता था। और इन्होंने इतने लंबे समय तक शासन कैसे रखा, क्योंकि इन्होंने लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराया। और बाद में जो इनकी नीति थी ना, वो और भी बिल्कुल शांत हो गई थी। इन्होंने हिंदुओं को नए मंदिर बनाने तक की अनुमति दे दी थी, तो ज़्यादा सख्ताई नहीं रखी, इसलिए लंबे समय तक इन्होंने शासन करते रहे। वैसे अगर आपसे पूछे कि पहली बार जो इस्लाम धर्म है वो कब आया, ये तो आक्रमण हुआ, लेकिन पहली बार इस्लाम धर्म आया कब, एग्जाम में आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि विश्व के अंदर सबसे पहले इस्लाम कहाँ पे आया, तो आपको बताना है मक्का मदीना के अंदर। ठीक है, मक्का मदीना के अंदर क्या हुआ था, 622 ईस्वी में जो इस्लाम धर्म के संस्थापक है ना, पैगंबर मोहम्मद, ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना गए थे, और यही थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। और इसी समय पे इन्होंने इस्लाम धर्म की शिक्षाएं लोगों तक पहुंचाई। एक्चुअल जिस टाइम पे इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी, उस समय पे बहुत ही जरूरी था ये करना। जरूरी कैसे था, देखिए उस समय पे क्या था, अरब देश जो थे जहाँ पे सबसे पहले ये मक्का मदीना आपका पड़ता है जो सऊदी अरब के अंदर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट शासन के लिए होती रहती थी, लोग सरेआम कत्ल हो जाते थे लोगों के। तो इन्होंने क्या किया, तपस्या पे जाके बैठे हैं, कुछ सालों की तपस्या की पैगंबर मोहम्मद ने, और इन्होंने लोगों को कहा कि मेरा अल्लाह से संपर्क हुआ है और उन्होंने मुझे कहा है कि ये शिक्षाएं हमें माननी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सारी शिक्षा उन्होंने लोगों को दी और वही इस्लाम धर्म
आपका कहलाया। और 622 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे तो इसी समय पे एक कैलेंडर भी शुरू हुआ जिसको आज हम जानते हैं हिजरी संवत के नाम से। हिजरी संवत के नाम से जो कैलेंडर हाथ जिसको हम जानते हैं वो 622 ईस्वी में शुरू हुआ था और पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना गए इसी उपलक्ष्य में वो शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए ये तो होगा 622 ईस्वी में सबसे पहले इस्लाम धर्म आया मक्का मदीना के अंदर, और इस्लाम धर्म जो मानते हैं उनकी सबसे पवित्र जगह भी यही मानी जाती है। इसके बाद भारत में सबसे पहले कब आया, तो याद रखें भारत के अंदर आया 629 ईस्वी में, और कौन से स्टेट के अंदर आता, कौन सी जगह पे, केरल के अंदर। ये भी आप साथ में याद रखेंगे, भारत के अंदर इस्लाम धर्म सबसे पहले 629 ईस्वी में केरल के अंदर आया था। वैसे सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी के अंदर हुआ था। ठीक है, चलिए वैसे विदेशी आक्रमण सबसे पहला कौन सा हुआ था, तो आपको मैंने बताया था पीछे प्राचीन भारत के अंदर 2 आक्रमण हुए थे, एक फारस आक्रमण हुआ था, पर्शियन आक्रमण, एक यूनानी आक्रमण जो सिकंदर ने किया था, वो दोनों के बारे में आपको पीछे बता चुका। ठीक है, बट मुस्लिम आक्रमण पहली बार इसी समय पे हुआ था जो आपके सामने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब इसके अलावा एक बुक का नाम आप याद रखेंगे जिसको हम बोलते हैं चचनामा या फतेहनामा। ठीक है, चचनामा या फतेहनामा। चचनामा जो लिखी थी वो किसने लिखी थी, अबू बाकरो, और फतेहनामा लिखी थी अली कोफी ने। अली कोफी जो थे उन्होंने फतेहनामा बुक लिखी थी। तो दोनों राइटर के नाम याद रखिएगा आप लोग। ये बुक क्यों बताई, क्योंकि जो देखो यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है जो युद्धों के बारे में, सबसे पहले हमने चर्चा की है कि मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले आक्रमण कहाँ किया था, सिंध पे किया था। तो ये जो दोनों बुक्स है ना, ये एक ही बुक है वैसे, बस क्या है कि ये एक भाषा में, इसके अंदर लैंग्वेज आपकी फारसी है और एक के अंदर अरबी भाषा है। तो एक अरबी भाषा के अंदर ये लैंग्वेज, ये चचनामा है, और फारसी भाषा के अंदर इसी बुक को फतेहनामा कहा जाता है। ये बुक हमें बताती क्या है, ये बुक हमें बताती है जो सिंध है ना, जिसके बारे में अभी हम अध्ययन कर रहे हैं, उस सिंध के इतिहास को बताती है ये बुक हमें। ठीक है, तो सिंध का इतिहास कौन बताती है, चचनामा या फतेहनामा। किसने लिखी, चचनामा जो लिखी अरबी भाषा में अबू बाकरो, और जो फारसी भाषा में लिखी उसको कहते हैं अली कोफी ने। तो आई थिंक इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी स्टूडेंट्स। अभी देखिए नोट्स बनाने का आपको लग रहा होगा सर हम ऐसे रैंडमली आप लिख रहे हो तो नोट्स कैसे बनाएं। बेटा नोट्स आपको व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको क्लियरली बिल्कुल साफ साफ राइटिंग के अंदर लिखे हुए मिलेंगे। तो बेफिक्र रहें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने लैंग्वेज में लिख भी सकते हो। चलिए, तो ये पहले आक्रमण और उसके बारे में जितनी भी जानकारियाँ आपको मुझे देनी थी वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूं और इसके बाद हम पढ़ेंगे जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण हुआ था उसके बारे में। अब आते हैं हम सेकंड मुस्लिम इन्वेडर। ठीक है, यानी दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी। ठीक है, दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी, वहाँ पे आते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। दूसरे मुस्लिम आक्रमणकारी ये कब हुआ आक्रमण, तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बात है 9वीं शताब्दी की, 9th सेंचुरी की बात। अभी तक हमने पढ़ा था वहाँ पे उसके बारे में, वो 8th सेंचुरी में हुआ था 711 ईस्वी के अंदर। अब बारी है 9th सेंचुरी के अंदर जो हुआ था। ये बिल्कुल 9th सेंचुरी के लास्ट में ये शुरुआत हुई थी, 9th सेंचुरी के लास्ट में। और आप मान के चलो कि 10th और 11th तब तक ये सिस्टम चलता रहा। देखिए कैसे, सारी चीज़ें आपको बताता हूँ स्टेप टू स्टेप। 9th सेंचुरी जो 9वीं शताब्दी है ना, इस समय पे जो पश्चिम एशिया है, भारत का जो, भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, ये देश जो हैं, इन पर सामानियों का साम्राज्य था, सामानियों का। ठीक है, सामानियों, इनका शासन था। सामानी जो लोग थे वो मुख्यतः कहाँ के थे, वो मुख्यतः थे ईरान के। तो ईरानी वंश के लोग थे सामानी, उनको कहा जाता था, और उन्हीं का शासन था 9वीं शताब्दी के आसपास, वहाँ आपके कहाँ पे, जो पश्चिम एशिया का अपना क्षेत्र है उसके ऊपर। अब इसके बाद क्या हुआ कि सामानी जो व्यक्ति थे, इनके साम्राज्य का होने लगा पतन, और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ, इन्हीं के टाइम पे तुर्क आक्रमण हुए बहुत सारे। हालांकि तुर्क आक्रमण जो हुए ना सामान्यों के टाइम पे, तो तुर्कों को तो इन्होंने हरा दिया,
और तुर्क जो लोग थे उनका धर्म इस्लाम नहीं था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। तुर्क लोगों का अपना अलग धर्म था और सामान्य जो ईरानी थे इनका अपना अलग था। ये फारसी लोग ही थे, इनका धर्म अपना अलग था, तुर्कों का अलग। तुर्क आक्रमण हुए मध्य एशिया की तरफ से, अफगानिस्तान के ऊपरी भाग की तरफ से आक्रमण हुए यहाँ पे। तो सामान्यों ने तुर्कों को तो हरा दिया और कुछ तुर्कों को इन्होंने क्या किया, कुछ तुर्कों को सामान्यों ने बना लिया गुलाम। और ये जो गुलाम बनाए गए तुर्क, इन्होंने धर्म कौन सा स्वीकार किया, इन्होंने इस्लाम धर्म जो सामान्यों का धर्म था उसी को स्वीकार कर लिया। यानी कुछ तुर्क इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया। अब ये जो तुर्क थे ना जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, यही लोग आगे चल के इस्लाम धर्म के सबसे बड़े समर्थक और इस्लाम धर्म के लिए जी जान से लड़ने वाले सैनिक बन गए। ठीक है, और इन्हीं तुर्क गुलामों के अंदर सामान्यों का जो गुलाम था, तुर्क गुलाम एक, जिसका नाम मैं आपको बता दूं, जिसका नाम है अल्पतीन। ठीक है, एक तुर्क गुलाम था अल्पतगिन। और इस अल्पतगिन ने क्या किया, जैसे सामानी जो साम्राज्य था इसका पतन हुआ, तो इसके पतन के बाद में अल्पतगिन ने क्या किया, अपना गजनी जो स्थान पड़ता है आपका, एक गजनी स्थान कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका अफगानिस्तान के अंदर। ठीक है, तो गजनी जो स्थान है यहाँ पे इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया। ठीक है, और इसको हम गजनवी या गजनी साम्राज्य ही बोलते हैं। तो गजनी साम्राज्य स्थापित हुआ, अल्पतगिन ने किया कहाँ पे किया, अफगानिस्तान की जो गजनी जगह है वहां पर। अब गजनी जगह पर जो गजनी साम्राज्य स्थापित हुआ, जो अल्पतगिन ने इनके शासन के अंत के बाद में स्थापित किया था, उसी की गद्दी पर 998 ईस्वी 998 आपकी एडी के अंदर एक शासक बैठा था। अब उसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। अब आपको याद आ गया सर, हाँ महमूद गजनवी के बारे में सुना है सर, 17 बार आक्रमण जिसने किए थे, उसी का अध्ययन अब हम करेंगे। ये तो मैंने बताया कि गजनवी ने जो आक्रमण किया उसका धर्म क्या था, इस्लाम था, लेकिन था कौन, वो तुर्क था, जो कि कहाँ से आया था। देखो, अल्पतगिन एक तुर्क गुलाम था सामानियों का, जिसने गजनी के अंदर अपना शासन स्थापित किया। अल्पतगिन जो है ना, इसका भी एक गुलाम था, इसके गुलाम का नाम क्या था, सुबुक्तिन नाम था इसके गुलाम का। किसी गुलाम का, अल्पतगिन गुलाम का सुबुक्तिन था। और सुबुक्तिन का पुत्र कौन था, महमूद गजनवी, जिसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमें करना तीसरा मुस्लिम आक्रमण, तो सॉरी दूसरा, ना तो इसने आक्रमण किया भारत पे, ना इसने आक्रमण किसने किया, सुबुक्तिन का जो पुत्र था महमूद गजनवी, उसने आक्रमण किया। तो उसके बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। इसको इरेज कर देता हूं एक बार। चलिए, दूसरे आक्रमणकारी जिनको मैंने बताया, महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी इन्होंने किया। महमूद गजनवी जो हैं, इनका जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 971 ईस्वी में। और गजनी जो शासक था, गजनी का जो साम्राज्य था, उसकी गद्दी पर ये कब बैठे, 998 ईस्वी के अंदर। ऐसा कहा जाता है, एक सेकंड थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 1001 से 1027 ईस्वी तक, इस टाइम पर इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। और ये वो टाइम था, समय था, जिस समय पर इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है, और ये चीज़ आप याद रखिएगा कि 1030 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1030 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। अब इनने जो आक्रमण किया उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका उद्देश्य था धन लूटना और दूसरा था इस्लाम फैलाना। ठीक है, धन लूटना और भारत के अंदर इस्लाम फैलाना। तो पहला आपको बता दिया मैंने, धन लूटना इनका मुख्य उद्देश्य था। अगर ये ऑप्शन में ना आए तो आप लगा सकते हो इस्लाम फैलाना दूसरा इनका उद्देश्य रहा था। चलिए, इसके बाद इनका एक दरबारी कवि भी थे, फिरदौसी, याद रखेंगे आप। फिरदौसी एक दरबारी कवि थे जिन्होंने एक बुक लिखी, शाहनामा। ये भी आप याद रखेगा, शाहनामा बुक लिखी, जो इनके दरबारी कवि थे फिरदौसी, उन्होंने। चलिए, और वैसे इनके साथ एक अल-बरूनी नाम के व्यक्ति थे, अल-बरूनी। ठीक है, तो ये भारत के अंदर आए थे, किसके साथ आए थे, गजनवी के साथ आए थे। अल-बरूनी जो है ना, वो गजनवी के साथ भारत आए थे। इनके साथ साथ में ये भी आप बात याद रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने ही, जो अल-बरूनी है, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको हम कह सकते हैं
तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद, या इसी का एक और भी नाम बोलते हैं किताब उल हिंद, किताब उल हिंद इसी को कहा जाता है, ठीक है। या इसी को बुक का एक और नाम है मिरर ऑफ 11th सेंचुरी, ठीक है, मिरर ऑफ 11th सेंचुरी। तो ये अल-बरूनी जो गजनवी के साथ भारत आए थे उन्होंने बुक लिखी थी, तीनों नाम एक ही बुक के हैं, इसको याद रखिएगा। अब महमूद गजनवी के बारे में मैंने बताया कि 1001 से 27 के भी 17 बार आक्रमण किए। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो आक्रमण इनके हैं ना उसका हम एक बार अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछ सकता हूँ उन सब के बारे में, तो इसको रेज करता हूँ, उनको एक बार कर लेते हैं। बात करते हैं आक्रमण हमले जो किए। सबसे पहला आक्रमण जो 1000 इन्होंने 1 ईस्वी में किया था, उसके बाद नेक्स्ट 1018 ईस्वी में इन्होंने एक इम्पोर्टेंट आक्रमण किया था, एंड इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट वो था 1025 ईस्वी के अंदर, और लास्ट आखिरी आक्रमण का 1027 ईस्वी में हुआ था। तो 4 आक्रमण हैं, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनसे पहले एक बात याद रखना कि जो गजनवी है उसको सुल्तान की उपाधि किसने दी थी, यानी एक धार्मिक गुरु होते थे जिनको हम कहते थे, और इनको जो दिया था जो सुल्तान की उपाधि वो दी थी अल कादिर बिल्ला ने, ठीक है, अल कादिर बिल्ला। अल कादिर बिल्ला क्या थे? धार्मिक गुरु होते थे ये, जिनको खलीफा कहा जाता था। चलिए बता देता हूँ चारों जो आक्रमण हुए थे उन सब के बारे में। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है इसलिए बार बार मुझे इग्नोर करना पड़ रहा है उसको, ठीक है। तो क्योंकि स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि भी लॉकडाउन के अंदर अपने इंस्टीट्यूट तो ऑफलाइन तो खुले नहीं हैं, तो सबके सब टीचर्स भी अब गांव में, हम भी गांव में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पे आपको पता है कितने फेरी वाले सारा दिन डिस्टर्बेंस करते फिरते रहते हैं, तो बार बार मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ता है और उसके बाद रुक रुक करके क्लास आपकी बनानी पड़ती है, ठीक है। चलिए खैर कोशिश हम करते रहेंगे लगातार, हमारे रुकेंगे नहीं, चाहे कोई भी हर्डल्स आती रहे। 1001 ईस्वी जो है इस टाइम पे सबसे पहले इन्होंने आक्रमण किया था हिंदू शाही वंश पर, हिंदू शाही वंश, और यहाँ पे शासक कौन थे? जयपाल, ठीक है, जयपाल शासक थे, और इसकी राजधानी कौन सी थी? वहिंद, राजधानी थी वहिंद। तो यहाँ पे इनका पहला आक्रमण हुआ था। 1018 में इन्होंने आक्रमण किया था कन्नौज पर, ठीक है, कन्नौज पर, और कन्नौज पर जब आक्रमण किया तो कन्नौज और मथुरा दोनों को लूटा था इसने। 1025 ईस्वी के अंदर यू नो वेरी वेल गुजरात का जो फेमस मंदिर है सोमनाथ मंदिर, आप जानते हो सोमनाथ मंदिर जो है इसको किसने बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था, चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात इसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर वाला पत्थर यूज किया गया, चुंबकीय शक्ति उस पत्थर के अंदर जिससे ये बना हुआ था, इसको चकमक पत्थर भी कहा जाता है। तो चालुक्य ने बनवाया था और काफ़ी सारा धन संपदा थी इस मंदिर के अंदर। तो गजनवी ने क्या किया? इसको भी लूटा। देखिए उस समय पे गजनवी जब इसको लूटने आया ना तो कोई विशेष उसको ये लगा लो विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि शासक यहाँ पे इनके समय पे कोई मजबूत था ही नहीं, इसीलिए, ठीक है। तो आराम से लूट के ले गए इसको। और 1027 में लास्ट आक्रमण उसका हुआ था जो राजस्थान के भरतपुर और आगरा एंड मथुरा, भरतपुर, आगरा और मथुरा, इन 3 जगहों पर उसका लास्ट आक्रमण हुआ था जहाँ से उसे लूटा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसके बाद में 1030 ईस्वी के अंदर गजनी में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो ये दूसरा आपका मुस्लिम आक्रमण था भारत के अंदर। आइए इसके बाद अब चर्चा करें तीसरे मुस्लिम आक्रमण के बारे में। इरेज कर देते हैं इसको। अब देखते हैं तीसरा मुस्लिम आक्रमण, थर्ड मुस्लिम इन्वेडर कौन था, ठीक है। थर्ड मुस्लिम इन्वेडर कौन था? तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी जो भारत के अंदर जिन्होंने किया। तो बेटा उसके लिए देखो ये कब हुआ? ये हुआ था 12वीं सदी के अंदर, ठीक है, 12वीं सदी की बात है। 12वीं सदी के आसपास का समय था जब ऐसा हुआ था। अब देखिए क्या हुआ, 12वीं सदी के आसपास है ना, जो पश्चिम एशिया है, यानी जो आपका ईरान इराक का आसपास का क्षेत्र है, भारत के पश्चिम वाला क्षेत्र, यहाँ पे 2 साम्राज्यों का विकास हुआ। एक तो साम्राज्य था जिसको हम बोले ख्वारिज्म साम्राज्य, ठीक है, ख्वारिज्म साम्राज्य। ये ख्वारिज्म साम्राज्य किसका था? ये ईरान के व्यक्तियों का ही था ये भी। और दूसरा जो घटना घटित हुई, दूसरा साम्राज्य जो विकसित हुआ, ये हुआ था आपका अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर
एक गौड़ नाम की जगह है, ठीक है, गौड़ नाम की जगह है, तो वहाँ पे एक साम्राज्य का विकास हुआ जिसको हम बोलेंगे गौरी साम्राज्य का, ठीक है। गौरी साम्राज्य, मोहम्मद गौरी आपने नाम सुना होगा, तो वही साम्राज्य था, ठीक है। और इसकी राजधानी जो थी ना वो क्या थी, ये गौड़ इसकी राजधानी ही थी। साम्राज्य का नाम गौरी साम्राज्य, लेकिन राजधानी का क्या नाम क्या था, गौड़ थी, ठीक है। और इसका मोहम्मद गौरी का नाम शहाबुद्दीन शाम भी कहा जाता था इसको, शहाबुद्दीन मोहम्मद भी कहा जाता था इनको, और वैसे मोहम्मद गौरी के नाम से हम इनको जानते ही हैं, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी नाम हम प्रयोग करेंगे। मोहम्मद गौरी जो हैं ये इन्होंने क्या किया, 1173 ईस्वी में इस गौरी साम्राज्य के शासक बनकर बैठे हैं। भारत पर आक्रमण करने का इनका उद्देश्य क्या था, मोहम्मद गौरी का, इनका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए भारत पर इन्होंने आक्रमण किया। अब आइए मोहम्मद गौरी जो है, इनके जो आक्रमण हुए भारत के ऊपर उनको हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। मोहम्मद गौरी, तो जैसा कि मैंने पहली बात आपको बताई, 1173 ईस्वी में गद्दी पर बैठे गजनी, जो गजनी भी नहीं के अंडर में आता था, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर देखो कंदहार, गजनी, गौड़, काबुल, ये 4 जगह इंपॉर्टेंट हैं। अब अफगानिस्तान के अंदर है सारी की सारी, तो गौड़ से लेकर गजनी तक तो इन्होंने साम्राज्य शुरुआत में ही शुरू कर दिया था, बाद में इन्होंने दूसरे जगह पर भी कब्जा कर लिया था। 1173 के अंदर ये शासन पर बैठे और पहला आक्रमण इन्होंने किया 1175 के अंदर कहाँ पे, भारत के ऊपर। उसके बाद देखिए सारे हमले, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ और इधर लिख देता हूँ वहाँ पे, क्योंकि आएगा नहीं फिर आपका। तो देखिए पहला आक्रमण जैसा कि मैंने आपको बताया 1175 ईस्वी में कहाँ पे किया इन्होंने, मुल्तान पर किया, मुल्तान को जीत लिया। उसके बाद 1178 के अंदर इन्होंने किया अनहिलवाड़, गुजरात के अंदर, ठीक है, अनहिलवाड़ गुजरात के अंदर। और यहाँ पे एक राजा थे चालुक्य वंश के, ठीक है, चालुक्य वंश के राजा थे मूलराज द्वितीय। इन्होंने गौरी को हरा दिया, इन्होंने गौरी को आगे नहीं बढ़ने दिया, ठीक है, गौरी को हरा दिया इन्होंने। बेटा जो पीछे गजनवी के टाइम पे जो सिचुएशन थी ना भारत के अंदर, अब वैसे सिचुएशन उससे बहुत डिफिकल्ट थी। अब बहुत सारे चौहान शासक, गहड़वाल, देखो कन्नौज के गहड़वाल और राजस्थान के आसपास का क्षेत्र में कन्नौज, जो आपके चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे शासक अब पैदा हो चुके थे और शासन कर भी रहे थे अपना अच्छे प्रकार से, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं पैदा कर पाए, लेकिन डिफिकल्टी जरूर पैदा की। तो मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया यहाँ पे 1178 में। इसके बाद 1190 ईस्वी तक आपको याद रखना है कि मोहम्मद गौरी जो पाकिस्तान के अंदर है ना, पेशावर, सियालकोट, मुल्तान, इन सभी जगह पर 1190 तक वो जीत चुका था, इन पर शासन कर चुका था। इसके बाद जो मुख्य आक्रमण आपका है वो है 1191 ईस्वी का, और ये क्या था, इसी को कहा जाता है तराइन का फर्स्ट युद्ध, त्रावड़ी या तराइन का पहला युद्ध। किस किस के बीच में हुआ, यूनोवेरियल मोहम्मद गौरी और भारत की तरफ से जो थे राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसके अंदर जीत किसकी हुई, पृथ्वीराज चौहान की। अब दोबारा से पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि अब दोबारा से मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए उसने उसको ढीला छोड़ दिया और जहाँ पे था वहाँ पे उसको टाइम दे दिया तैयारी करने के लिए। तो 1 साल के बाद फिर से तैयारी करके मोहम्मद गौरी लौटा और 1192 ईस्वी के अंदर उसने, मोहम्मद गौरी ने क्या किया, अब की बाद पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान को जो हराया, ये कैसे हराया, इसको जो गहड़वाल मैंने बताया, गहड़वाल शासक जो कन्नौज के अंदर होते थे, कन्नौज के आसपास गहड़वाल शासक था जयचंद्र। इस जयचंद्र ने क्या किया, साथ दिया किसका, मोहम्मद गौरी का। अब जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ क्यों दिया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, भगाकर उससे शादी कर ली थी, उसको किडनैप करके ले गए थे और उससे शादी कर ली थी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। इसीलिए जयचंद्र ने क्या किया, इनका साथ दिया और उसको हरवा दिया और कुछ समय के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय को मार दिया गया। अब इसके जस्ट बाद एक और युद्ध हुआ जो 1194 के अंदर हुआ,
1194 में जो हुआ, ये 1194 ईस्वी में किसके साथ हुआ? स्वयं जयचंद्र के साथ हुआ। और किसका? मोहम्मद गौरी का। यानी जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, लेकिन मोहम्मद गौरी ने 1194 में जयचंद्र पर हमला कर दिया और हमला करके इसको क्या कर दिया? मार दिया, मौत की घाट उतार दिया और इसको भी हरा दिया। ठीक है, और इसको कहा जाता है चंदेरी की लड़ाई। तो चंदेरी की लड़ाई कब हुई? 1194 ईस्वी में। चंदावर की लड़ाई भी कहा जाता है, इसी को याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो इतने सारे आक्रमण किए जो अलग अलग युद्धों के नाम से हमारे पास में प्रसिद्ध हैं। ये किसने किए? सारे के सारे मोहम्मद गौरी ने। इसके बाद एक चीज़ याद रखें, एक बुक है अपनी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसको चंद्र बरदाई ने लिखा था। याद रखें, चंद्र बरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। इसके अंदर है क्या? पृथ्वीराज चौहान और जो संयोगिता थी ना जयचंद्र की पुत्री, उन दोनों की प्रेम कहानी इसके अंदर लिखी हुई है। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद 1206 ईस्वी तक याद रखें आप, जो मोहम्मद गौरी है वो बंगाल तक का क्षेत्र भारत के अंदर जीत चुका था। बंगाल तक उसका कब्जा हो चुका था। और इसके बाद इसने क्या किया? 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी में इसने क्या किया? एक कबीले हैं जिनका नाम था खोखर। खोखर कबीले जो है ना, इनको सरेआम कत्ल किया गया मोहम्मद गौरी के द्वारा। इसीलिए 1206 में ही एक खोखर कबीलों ने इनको पकड़ लिया और इनको क्या कर दिया? मार दिया, मौत की घाट उतार दिया। किसको? मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु की खोखर कबीलों ने, याद रखिएगा। इसके अलावा अब लास्ट बात स्टूडेंट्स, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, तीनों मुस्लिम आक्रमणकारी मारे गए हमारे पास। अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है जो कि आधार होगा हमारी अगली कक्षा का, क्योंकि अगली कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई या कौन लोग थे जिन्होंने शुरू किया? तो देखिए, आपने सुना होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन थे? इन्होंने ही, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं, इन्होंने ही क्या किया था? दिल्ली सल्तनत जो है उसकी स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये आए कहाँ से? तो इनको क्या था? इनको प्रशासक नियुक्त किया गया था। कहाँ का? दिल्ली का। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो थे ना, उन्होंने इनको प्रशासक नियुक्त किया था अपने टाइम पे ही दिल्ली का, जो बाद में चलकर इन्होंने क्या किया? दिल्ली के अंदर एक अलग साम्राज्य की स्थापना कर दी। मोहम्मद गौरी की जैसी मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद में देखो दो जगह हैं। एक तो गजनी, जो अफगानिस्तान के अंदर जहाँ से ये साम्राज्य चल रहा था, गौरी साम्राज्य, और दूसरी एक याद रखें उच्च एंड मुल्तान। उच्च एंड मुल्तान जो कि आधुनिक पाकिस्तान के अंदर जगह पड़ती है आपकी। ठीक है, तो गजनी, उच्च एंड मुल्तान, और दिल्ली के अंदर जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब गजनी के अंदर क्या हुआ? गजनी के अंदर कौन शासक बन के बैठ गया? तो वहाँ बैठ गए तुजुद्दीन येलदौज। ठीक है, तुजुद्दीन येलदौज। इन्होंने क्या किया? जैसे गौरी की मृत्यु हुई अपने आप को गजनी का शासक बना लिया। उच्च एंड मुल्तान के अंदर अपने आप को किसने शासक बना दिया? नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा, इसने अपने आप को उच्च एंड मुल्तान का शासक बना दिया। गजनी का शासक तुजुद्दीन येलदौज बन गए और दिल्ली में बाद में आपके दिल्ली सल्तनत साम्राज्य की स्थापना कर दी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसको गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, जो कि हमारी अगली कक्षा का विषय होगा। सो ये थे स्टूडेंट्स हमारे भारत के अंदर जो इस्लाम धर्म सबसे पहली बार आया, पहली बार जिक्र हुआ, पहली बार आक्रमण हुए। तो 3 मुस्लिम आक्रमण हुए, उनको याद रखिएगा। तीनों के तीनों आपके सामने मैंने लिख दिया, उनसे रिलेटेड सारी की सारी बातें लिख दी हैं। अब अगली कक्षा हम शुरू करेंगे जिसके अंदर हमारा विषय होगा दिल्ली सल्तनत, और जिसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 3 से 4 लेक्चर आपके लगेंगे। ठीक है, आई थिंक 3 लेक्चर में दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 4 लेक्चर के अंदर मुगल एम्पायर हो जाएगा, और कुल मिला के 8 लेक्चर के अंदर हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा।